हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी सेहत को बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्लास 12 के लिए बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कितना करा दिया था। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, वही पीडीएफ लेके आया हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था उसका रिकैप कर लेते हैं। पहले तो ये क्यूआर कोड है टेलीग्राम चैनल का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं सारी पीडीएफ और नोट्स के लिए। मैंने आपको बताया था इस बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाए करे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में फैला दीजिए। इस तरीके से मैंने बताया था आपको कि इस बार भी बोर्ड इस साल से बाकी के जो चैप्टर्स रह गए थे वो इंक्लूड करने वाला था। 16 चैप्टर्स होने वाले थे, लेकिन इस बार भी बाकी के चैप्टर्स इंक्लूड नहीं होंगे। यही चैप्टर्स रहेंगे आपके 2025 के एग्जाम के लिए भी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वेटेज आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ये आपका सिलेबस था जिसमें मैंने आपको फर्स्ट जो है ना उसमें लेक्चर में इतना कवर करने का लिए बोला हुआ था कि इतना हम लोग कवर कर लेंगे, और हम लोगों ने इसमें यहाँ तक कवर कर दिया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ रह गई थी लास्ट क्लास की, जो हमें इस क्लास में करनी थी। आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे, और उसके बाद हम लोग सारी रिएक्शंस देखेंगे हेलो एल्केन्स की। और जहाँ तक है हम हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन तक वाइंड अप कर देंगे आज। इसके बाद एक लेक्चर, मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा 1 आवर का, जिसमें चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे और इस तरह से हम मूव करेंगे हम लोग। तो देखो, मैं तुम्हें क्या क्या बताया था, 1 मिनट में रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से लिखते हैं हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होता है। देन उसके बाद किस बेसिस पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, डिग्री के बेसिस पर। देन हमारे टाइप विसिनल और जेमिनल के बेसिस पर। ठीक है, जेमिनल जम गया, इस तरीके से मैंने बताया था। विनाइल क्या होता है, अलाइल क्या होता है, अल्काइल क्या होता है, बेंजाइल क्या होता है, ये सब बताया था। देन उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्कोहल से 3 मेथड बताए थे। ल्यूकास रिएजेंट, ब्रूस प्रोसेस बताया था। उसके बाद हमने पीएक्स3 का मेथड देखा था, डार्जन रिएक्शन देखी थी। हाइड्रोकार्बन से किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, उसमें एल्केन से किस तरह से प्रिपेयर करते हैं वो देखा था। देन एल्कीन्स में मार्कोनिकॉफ रूल देखा था, जिसमें अनसिमेट्रिक रिएजेंट अनसिमेट्रिक एल्कीन में जोड़ता है तो नेगेटिव पार्ट चला जाता है, जब लीस्ट नंबर ऑफ क्या हो हाइड्रोजन आइटम्स हमारा नेगेटिव जुड़ जाता है। अगर हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या फिर खराश इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, कब होता है, जब पेरोक्साइड दिया होता है। उसमें क्या होता है, नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ कार्बन आइटम ज़्यादा हो, या फिर मैं कहूँ पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन आइटम कम हो। ठीक है, देन हमने हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन देखी थी, जिसे हम फिंगरस्टीन रिएक्शन कहते थे। इसमें हमारा आयोडो बन जाता है, आयोडो के लिए सिलेक्टिव होती है। ल्यूकास वाली क्लोरो के लिए सिलेक्टिव होती है, और स्वार्ट्ज वाली फ्लोरो के लिए सिलेक्टिव होती है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड वाली ब्रोमो के लिए सिलेक्टिव होती है। ये देख लिया था, और सिल्वर वाली में एक कार्बन आइटम कम मिलता। इतना हम लोगों ने देख लिया था। इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन वाइंड अप हो गई थी किसकी, हेलो एल्केन्स की। आज हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो हेडिंग डाल लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ये हेडिंग डाल लीजिए अपनी नोटबुक में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जो बच्चे ऐसे भजन की तरह सुनने आए हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको हाथ चलाने पड़ेंगे, उसमें ऐसा सुनने का कुछ नहीं होता। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में सबसे पहले हेडिंग डालो। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, हमारा ऑर्डर किस तरह से रहता है, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरीके से हमारा ऑर्डर रहता है बॉइलिंग पॉइंट का। ये ऑर्डर क्यों रहता है, ये ऑर्डर इसलिए रहता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वैन डर वाल्स फोर्सेस पे और मॉलिक्यूलर मास पे। तो आयोडो में कैसा होगा, और आयोडो भारी है, आयोडो का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा तो इसे बॉईल करने में टाइम लगेगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस इसमें स्ट्रॉन्ग होंगी, इसलिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट आयोडो का ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगर आइसोमेरिक की बात करें, अगर आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स की बात करें, अगर हमारे आइसोमेरिक है, आइसोमेरिक का मतलब है अगर हमारे इस तरीके से है ना, जैसे ये है ब्यूटेन है और इस तरह से इस तरीके से है। तो अगर इसमें क्या बात करते हैं, अगर इसमें अगर हम ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, तो ब्रांचिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो ये जल्दी बॉयल हो जाएंगे, बॉइलिंग इंक्रीज हो जाएगी।
अगर बॉइलिंग इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया जो जिस एरिया में वो फैला हुआ था वो एरिया में अब नहीं फैलेगा, कम एरिया में फैलेगा, तो उसे बॉईल करना आसान हो जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो ये वाली बात याद रखना कि ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट टॉपिक की, जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी में क्या लगता है, क्या इफेक्ट होगा। सॉल्युबिलिटी के लिए हेलो एल्किन्स की बता दूं, हेलो एल्किन्स नियरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्यों, क्योंकि वो वाटर के साथ एच बॉन्डिंग करने में इनकेपेबल होते हैं, एच बॉन्डिंग नहीं कर पाते वो पानी के साथ, इसलिए ये कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। ठीक है, लेकिन ये तो बात हुई पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की, लेकिन अगर हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हुए उनमें, हाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी जिसे कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा वैसा, जैसा देश वैसा वेश। ठीक है, तो आपने क्या थ्योरी पढ़ी होगी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब कि जो जैसा है वो उसमें वैसा वैसे रंग में मिल जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हो जाएगा, जैसे कि DMSO है, अल्कोहल है, ईथर है, इन सब में ये सॉल्युबल होगा। ठीक है, इस तरह के सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होगा। ये सारे कैसे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, जो है हमारी डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो क्या लगता है, डेंसिटी के लिए हेलो एल्केन्स की क्या होगा। डेंसिटी क्या होती है, मास अपन वॉल्यूम। तो अगर एक फिक्स वॉल्यूम हो तो डेंसिटी किसके डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मास के। मास किसका ज़्यादा होता है, आयोडो का ज़्यादा होता है, तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, यही ऑर्डर होगा डेंसिटी का भी, यही ऑर्डर होगा डेंसिटी का भी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे की। आगे की बात करने में यही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। आगे की बात होगी केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। ठीक है, तो हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, अब देखो आर एक्स है, आर एक्स है ये। ठीक है, आर एक्स किसके संग रिएक्शन कर रहा है, आर एक्स रिएक्शन कर रहा है एक ये अल्काइल हैलाइड है, तो किससे रिएक्शन करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा। न्यूक्लियोफाइल हमारे न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज वाला भी हो सकता है। तो सपोज करें नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल है, इस तरह से अटैक करेगा और आर एक्स के बीच में बॉन्ड है। ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारी अटैकिंग स्पीशीज है, या फिर उसे कहूँ मैं न्यूक्लियोफाइल है। एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप है ना। कैसे क्या होगा, यहाँ अटैक होगा, ये अटैक करेगा और ये इस तरीके से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से होगा ना। पर ये कैसे होगा, किसके प्रेजेंस में होगा, कैसे होगा, और यहाँ हमारी होती हैं कंडीशंस और सॉल्वेंट, और यहाँ होता है हमारा प्रोडक्ट। इसी तरीके से होती है एक रिएक्शन, रिएक्शन को करने का यही तरीका है। लेकिन क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर वो सब है ना। सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखो इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, लेकिन इस रिएक्शन का तरीका क्या है होने का। सबसे पहले इस रिएक्शन में आर एक्स जो है ना, इससे सबसे पहले ये एक्स एज अ लिविंग ग्रुप, एक्स एज अ लिविंग ग्रुप ये निकल जाता है और ये बन जाता है कार्बोकेटायन। आर पॉजिटिव कार्बोकेटायन बन जाता है और एक्स नेगेटिव एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाता है। अब आर पॉजिटिव पे, इस कार्बोकेटायन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और जोड़ी बन जाती है इलेक्ट्रोफाइल की।
और न्यूक्लियोफाइल, इस तरीके से जोड़ी बन जाती है मेड इन हेवन। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अब इस तरीके की रिएक्शन को क्या कहते हैं, क्लास 11 जीओसी में याद करो, इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं हम क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन। क्या कहते हैं, SN1 सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को कहते हैं हम SN1 रिएक्शन। ओके, SN1 रिएक्शन कैसी होती है, SN1 रिएक्शन जो होती है उसमें सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनता है, पहली बात। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या होता है, सेकेंड स्टेप में हमारा इस तरीके से कार्बोकेटाइन जो होता है उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, पहली ये वाली बात याद रखनी है। उसके बाद इस रिएक्शन को फेवरेबल किस तरीके से है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैटर करती है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इस तरीके से चलती है। तो SN1 रिएक्शन में भी ये वाला ऑर्डर होता है, लेकिन इससे भी आगे कोई होता है, वो होता है एरोमेटिसिटी। तो इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री से पहले भी चल जो चीज़ गवर्न करती है रिएक्शन को वो होती है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी 3 to 1 ये होती है SN1 के लिए दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ SN1 के लिए होती है कि SN1 के अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रोल है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो रिएक्शन को फेवर करता है। पोलर प्रोटिक का मतलब पोलर हो और प्रोटिक हो, मतलब वो प्रोटॉन देने की कैपेबिलिटी रखता हो, जैसे कि H2O है। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से रिएक्शन फेवरेबल होती है। ठीक है कि नहीं। उसके बाद चौथी चीज़ क्या है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर है, यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल स्पीशीज, कंसंट्रेशन ऑफ आरएक्स, सिर्फ ये रिएक्शन इसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये रिएक्शन इसी पर डिपेंड करती है। ओके, और पांचवी चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पहला जो स्टेप होता है इसका फर्स्ट स्टेप जो कि कार्बोकेटाइन का बनना होता है, ये एक स्लो स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप एक स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप ही जो है इसका वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS है, RDS का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब है फर्स्ट स्टेप ही बताएगा कि रिएक्शन की रेट किस तरीके से गवर्न होगी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, SN1 का, SN1 का ग्राफ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है SN1 का ग्राफ। इसका ग्राफ का क्या मतलब है, इसके ग्राफ का मतलब है कि पहले हमारा फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, तो ये देखो एनर्जी इसकी कितनी है, हाई है इसकी एनर्जी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है। लेकिन सेकंड स्टेप कैसा है, सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप पे तो कम एक्टिवेशन एनर्जी लगी, इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी लेस लगी, और ये सीधा ये जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया ये। इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है SN1 का। लेकिन आपके सिलेबस में ये है नहीं, तो आपको मैं बता नहीं रहा, ये तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा जानकारी थी जो आपको देनी थी। ठीक है कि नहीं। अब सेकेंड चीज आती है इसके अंदर SN2 रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर, है ना, सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये बायमोलिकुलर है तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो बॉन्ड का लिविंग ग्रुप का निकलना और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का आना, ये दोनों सेम स्टेप में होते हैं, सेम स्टेप में होते हैं, पहली बात तो ये। सेकंड चीज, क्योंकि इसके अंदर बल्कीनेस मैटर करती है, क्योंकि एक तरफ से जा रहा है एक तरफ से आ रहा है तो बल्कि हो जाता है, तो इसमें जो प्रेफरेंस होती है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से प्रेफरेंस ली जाती है इसकी। ठीक है, रिएक्टिविटी की। थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज है कि जो इसकी रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिंग स्पीशीज के भी और प्लस में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के। बायोमोलिकुलर है ना, तो ये चौथी चीज ये डिपेंड करती है ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट पे, ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट से फेवरेबल बनती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसके अंदर किस तरीके से होता है, फिफ्थ चीज है इसके अंदर होती है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन होता है इसके अंदर,
इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी प्रोडक्ट तो दोनों बनते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों के, लेकिन जो प्रीडोमिनेंट होता है, इसका मतलब है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ वो रिटेंशन वाला भी बनता है और इन्वर्जन वाला भी बनता है कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन डोमिनेंट ये वाला बनता है। तो इससे मुझे एक चीज़ और याद आ गई, SN1 रिएक्शन में प्लस भी बनता है और माइनस भी बनता है 50-50%। ये रिएक्शन जो होती है वो स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। SN1 रिएक्शन है तो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे प्लस भी बनता है और माइनस भी बनता है, लेकिन SN2 रिएक्शन जो होती है, SN2 रिएक्शन इज SN2 जो होती है इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है इन नेचर, ये बात याद रखना, ठीक है, इतनी बात को गांठ बांध लेना, इसकी बात आगे बढ़े। आई होप इन चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। एक बार SN2 का भी दिखा देता हूँ, SN1 का दिखा देता हूँ, इस तरीके से SN2 का भी दिखा देता हूँ। सपोज करो CH3 CH2 Br है ना, और इस पर OH नेगेटिव का अटैक, तो OH नेगेटिव का अटैक होगा और यहाँ पे दे रखा है आपको कोई एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे में पता चल गया कि SN2 रिएक्शन होगी, SN2 होगी, ये मालूम पड़ गई। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 OH प्लस Br नेगेटिव, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है जी। अब ये प्रोडक्ट बनेगा कैसे, सबसे पहले CH3 CH2 Br ये जो है ये OH नेगेटिव के संग जाएगा। सबसे पहले स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप क्या है, स्लो स्टेप में इस तरीके से Br है, इस तरीके से इस कार्बन है, यहाँ पे इसके CH3 लगा हुआ है, और इस तरफ जो है एक हाइड्रोजन है, इस तरफ एक हाइड्रोजन है, और इस तरफ आने वाला ये है, इस तरीके से, इस तरीके से हो रहा है भैया, और यहाँ पे आ जाएगा OH, ये हो जाती है इसकी ट्रांजिशन स्टेट, ये है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। ये वाली स्पीशीज जो है आ रही है और ये वाली स्पीशीज जा रही है, ये जा रही है, ये आ रही है, ठीक है। और ये कैसी है, हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर हो जाता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद होता है स्टेप 2 जो कि फास्ट स्टेप होता है। इसके अंदर क्या होता है, CH3 CH2 OH, ये जो OH नेगेटिव है इस तरीके से पीछे से जाके अटैक कर रहा है, ये बन जाता है प्लस Br नेगेटिव बन जाता है, और इस टाइप के इन्वर्जन को कहते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन, वॉल्डेन इन्वर्जन, इसे कहते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्चुअल जो केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है, इसी तरह ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से स्टार्ट होनी है उसमें लिखो। सबसे पहला तो है रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, एक मिनट रुकना है ना, हाँ जी, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप क्या होता है इसके अंदर, सपोज करो आपके रिएजेंट थे इक्वल्स KOH, या फिर NaOH दे रखा हुआ आपको रिएक्शन के अंदर, या फिर मॉइस्ट AgO दे रखा हो, अगर ये सब कुछ है तो क्या होगा आपकी रिएक्शन के अंदर बताओ।
होगा रिएक्शन में? अगर ये सब दे रखा हो और आपका इस तरीके से अल्काइल हैलाइड हो और ये सारे रिएजेंट्स दे रखे हों, सिंपल कुछ नहीं करना, आपको अल्कोहल बनाना है, कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, ये वाली बात याद, ठीक है, अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये रिएक्शन मैं आपको ईथर्स में भी पढ़ाऊंगा। इस रिएक्शन के अंदर सिर्फ इतना फर्क होता है कि आपको एक एल्कोक्सी ग्रुप के संग रिएक्शन करनी है, जैसे RX है तो ये एक एल्कोक्सी ग्रुप के संग, जैसे NaOR है, इस तरीके के ग्रुप के संग रिएक्शन कर देगा। इस तरीके के ग्रुप के संग रिएक्शन करके होगा क्या, ये जो NaX है इस तरीके से ये निकल जाएगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में ये NaX निकल जाएगा, आपको ROR मिल जाएगा प्लस ये NaX निकल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या हो गया, यहाँ आपकी ईथर की प्रिपरेशन हो गई इस रिएक्शन, ठीक है, ईथर की प्रिपरेशन हो गई इस रिएक्शन के अंदर। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मूव करते हैं आगे की तरफ। थर्ड रिएक्शन है और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो है रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं अल्कोहलिक KCN या फिर अल्कोहलिक NaCN। वहाँ पे हम लोगों ने एक्वस यूज किया था, यहाँ हम अल्कोहलिक यूज कर रहे हैं। अल्कोहलिक क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को एक प्रोटॉन का सोर्स चाहिए जो कि हमारे को अल्कोहल ला के देगा, ठीक है, ये है। याद रखना KCN और NaCN ही है, ये अगर हमने AgCN यूज किया तो AgCN हमारे को आइसोसाइनाइड दे देगा, और आइसोसाइनाइड और साइनाइड अलग होते हैं, ये वाली बात याद रखना। कुछ भी मत यूज कर देना, KCN या NaCN ही यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। RX है, हमने यूज किया NaCN, तो ये हमारे को RCN दे देगा, NaX निकल जाएगा, ये रहा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था चौथा वाला, अगर आइसोसाइनेट चाहिए हो तो हम अल्कोहलिक AgCN यूज कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारे को C सपोज करो CH3 है तो CH3NC मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है अमीनो ग्रुप की। अगर हमारे को अमीन ग्रुप चाहिए तो इसके लिए भी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं अमीन्स में, ये रिएक्शन है हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस, इस रिएक्शन में क्या होता है, RX है, इसने रिएक्शन करी अमोनिया के साथ। अब ये रिएक्शन इस तरीके से करता है, सर ये अमोनिया है, ये यहाँ से HX निकल गया, HX निकलने के बाद हमारा RNH2 बच गया, ठीक है, ये हमारा हो गया, और हमारे को अमीन मिल गई हमारी यहाँ पे। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस किसलिए होता है, अमीन की सिंथेसिस के लिए होता है ये रिएक्शन वाली। अब इस रिएक्शन का एक नाम और है, इस रिएक्शन को कुछ लोग हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं बता देता हूँ। कुछ लोग इस रिएक्शन को कहते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन। वो क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन एक्सेस में भी हो सकती है। सपोज करो ये है, अगर ये फिर से रिएक्शन करते हैं किसी किसके साथ, RX के साथ, क्या होगा, सॉरी RX नहीं, सपोज RX के साथ ही रिएक्शन करते हैं तो इसमें क्या होगा, R2NH plus HX,
से किसी RX के साथ, तो ये क्या बन जाएगा R3N प्लस Hx, इस तरीके से बन जाएगा। अब यही R3N अगर रिएक्शन करते हैं फिर से किसी RX के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R4N पॉजिटिव और X, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया, ये बन गया सॉल्ट। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने उसे एग्जॉस्ट कर दिया, बार बार करे ही जा रहे हैं मिथाइल एस्टर, करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, हमने उसे क्या कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया। इसलिए इस रिएक्शन को हम हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइल एस्टर का भी नाम देते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है सिक्स्थ रिएक्शन, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। अगर नाइट्रो ग्रुप के साथ रिएक्शन करते हैं, और सेवंथ रिएक्शन भी लेके चल रहा हूँ, सेवंथ रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय नाइट्राइट ग्रुप यानी ON। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये बता देता हूँ। दोनों में NO2 है, ठीक है। इनमें क्या फ़र्क है, अगर हम लोग NO2 के साथ ग्रुप लगाते हैं तो हमारा नाइट्रो एल्केन ये बन, जबकि यहाँ पे एल्काइल नाइट्राइट ये फॉर्म होता है। अब इन दोनों को देखो, NO2 है, नाइट्रो इससे बनेगा नाइट्रो एल्केन, और ONO से बनेगा एल्काइल नाइट्राइट। दोनों ये क्या है, ये भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। कैसा है, एम्बिडेंट। लास्ट वाले में मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको साइनाइड का बताया था ना, देखो साइनाइड में से हम लोगों ने साइनाइड से किया तो हमारा क्या हुआ, हमारा साइनाइड बना, अगर सी की साइड से अटैक हुआ। अगर हमारा एन की साइड से अटैक हुआ तो क्या बना, ये हमारा, ये बना हमारा आइसोसाइनाइड। ये कैसा था, यहाँ पे CN कैसा था, यहाँ भी CN जो था काम कर रहा था किस तरीके से, एज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास दो अटैकिंग साइड्स होती हैं, वो दोनों दो साइड्स अवेलेबल होती हैं, वो किसी भी साइड से जो होता है वो अटैक करवा सकते हैं, वो होते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ भी ये काम कर रहा था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह ही। यहाँ पर KCN जो था या NaCN जो होता है, मैंने क्यों कहा कि यही लिखना, क्योंकि ये है आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड है, डिसोसिएट कर जाते हैं आयंस में, इसलिए इनके पास दो साइड्स अवेलेबल होती है अटैक की, क्योंकि पर CC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए अटैक जो होता है कार्बन की साइड से हो जाता है और आपको साइनाइड देखने को मिल जाता है। लेकिन AgCN जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, इसके अंदर आपकी जो है डिसोसिएट नहीं करता, तो अटैक जो है वो नाइट्रोजन की साइड से होता है और आपको आइसोसाइनाइड देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। जब हम लोग इसमें रिएक्शन करते हैं अल्कोहलिक AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो आपको क्या देखने को मिल जाता है, RNO2 देखने को मिल जाता है। लेकिन जहां अगर हम रिएक्शन करें इसकी किसके साथ, KNO2 या फिर NaNO2 के साथ, तो यहाँ पे ONO देखने को मिल जाता है। ठीक है, RONO मिलेगा आपको देखने को। ओके, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का। ओके, आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं एट्थ की तरफ। एट्थ है आपका रिप्लेस, एट्थ और नाइन्थ भी मैं आपको कंपैरिजन में पढ़ रहा हूँ। पहला है हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप, थायो अल्कोहल ग्रुप वर्सेस थायो, थायो अल्कोहल ग्रुप वर्सेस थायो ईथर ग्रुप। एट्थ और ये रहा नाइन्थ, थायो अल्कोहल वर्सेस थायो ईथर। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल या थायोल की स्पेसिफिसिटी होता है SH, और ये क्या होता है SR। इसमें रिएक्शन करिए इसके साथ तो क्या बन गया आपका, थायो अल्कोहल बन जाएगा, जो भी आपका CH3 जो भी होगा RSH बन जाएगा आपका। इसमें क्या यूज़ कर सकते हो आप, KSH यूज़ करते हो, NaSH यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन जहाँ आपका थायो ईथर आ जाता है वहाँ क्या यूज़ कर सकते हो, वहाँ भी आप लोग KSR यूज़ कर सकते हो या फिर NaSR यूज़ कर सकते हो, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा RSR। ठीक है, प्रोडक्ट बन जाएगा RSR। टेंथ, अब आते हैं टेंथ केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें कि अगर हमारा एल्किनाइल ग्रुप हो, एल्किनाइल इस टाइप का ग्रुप हो, एल्किनाइल ग्रुप आधा को तो यही मालूम होगा एल्किनाइल ग्रुप इस तरीके से होता है, एल्किनाइल ग्रुप होता है, एल्किनाइल ग्रुप होता है इस तरीके से, ये ग्रुप एल्किनाइल ग्रुप, इसमें क्या होता है आपका, ये एल्किनाइल, ये क्या है मतलब हमारा एल्काइन का ग्रुप है ना, एल्किनाइल ग्रुप। अगर हमारा ये वाला ग्रुप हो तो इसमें आपका रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपका रिएजेंट होता है सोडियम एल्किनाइल, एल्काइलाइल, यानी अगर आपका ये दे रहे हो तो अगर आपका ये जो स्पीशीज़ है ये नेगेटिव है तो आपको एक काउंटर आयन देना पड़ेगा ना इसका पॉजिटिव, पॉजिटिव में हम लोग Na पॉजिटिव दे देते हैं। तो ये तो हो गया आपका ग्रुप। अब ये रिएक्शन होती किस तरीके से है वो देख लेते हैं। सपोज करो RX है और इसने रिएक्शन किसके साथ करी, इसने रिएक्शन करी सपोज करो किसी चलो एक काम करता हूँ, इसका यहाँ पर सोडियम से लिखता हूँ, ये उल्टा करके लिखता हूँ इसे, है ना, उल्टा करके लिखता हूँ इसे, सोडियम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और R, तो ये क्या हो जाता है, ये NaX हट जाता है, ये NaX हट जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C R, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है कि नहीं, ये हमारी क्या बन गई, एल्काइन बन गई, और ये एल्काइन बन गई हमने हमारी, इस तरीके से हम लोग जब भी, अब ये रिएक्शन आपको तब कब यूज़ करनी है, ये रिएक्शन आपको तब यूज़ करनी है जब आपको एक स्पेसिफिक एल्काइन बनानी है, तब ये रिएक्शन याद आनी चाहिए कि हम इस तरीके किसी रिएजेंट से हम रिएक्शन कर सकते हैं, ये रिएक्शन आपको वहाँ क्लिक करनी चाहिए। इन रिएक्शंस का सिर्फ यही पर्पस है कि जब आप कन्वर्जन्स करें, एरोबिक क्वेश्चंस करें, पैराग्राफिक क्वेश्चंस करें तो आप इन रिएक्शंस को याद रखें, इनका यही पर्पस है, कोई आपसे डायरेक्टली ये रिएक्शन नहीं पूछने। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। 11वीं रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, और 11वीं रिएक्शन क्या है, 11वीं रिएक्शन है कार्बोक्सिलेट ग्रुप से, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये वाला ग्रुप, इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग काउंटर एनायन के लिए वही Ag पॉजिटिव यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्या होती है रिएक्शन, RX है, रिएक्शन किससे हुई, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्शन हुई है ना, क्या से रिएक्शन होती है, चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसे, प्लस R, ये हुई रिएक्शन, किस तरीके से जाएगा आप बताओ, अब तो सिंपल है बता दोगे, Ag इस तरीके से निकल जाएगा, बन क्या जाएगा प्रोडक्ट, RC डबल बॉन्ड O क्या बना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर एक एस्टर, ये बात याद रख लेना। ये रिएक्शन जो है हुंसडी का रिएक्शन नहीं है जहाँ तुम कार्बन डाइऑक्साइड भी लिबरेट कर दो, ठीक है, ये रिएक्शन हुंसडी का नहीं है, ये बात याद रख लेना, हुंसडी का नहीं है जहाँ तुम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर दो और कहते हैं जी सिल्वर सॉल्ट देख लिया, ये वाली बात को याद रखना। ये बातें ना छोटी छोटी हैं लेकिन आगे बहुत दिक्कत दे देती हैं, इसलिए इन चीज़ों को याद रखना। अब 12th नंबर की प्रॉपर्टी लिखो, 12th प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, या फिर से कहते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन की रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन के अंदर हम रिमूवल करते हैं अपने हेलोजन का भी और हाइड्रोजन का भी, और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है हमारा एल्कीन। ये रिएक्शन याद रख लेना, बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है।
इसमें 50 स्टार लगाने हैं तो 50 स्टार भी लगा सकते हो। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आगे तक के लिए। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, एक रूल आता है इस रिएक्शन में, जैसे कहते हैं हम लोग सेट्ज़ेफ रूल आता है इस रिएक्शन के अंदर। एक ये सेट्ज़ेफ रूल क्या कहता है, वैसे देखो ये सेट्ज़ेफ रूल कुछ नहीं कहता है, ये कोई एक रूल की तरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। ये रूल कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ सब कुछ जो है ना एक लॉजिक के थ्रू चल रहा है। इस रिएक्शन में सब कुछ एक लॉजिक की तरह चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि रिएक्शन बिल्कुल ही अलग निकल के आ गई है और मतलब कुछ अलग ही हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। सब कुछ वही लॉजिक से चल रहा है, बस एक नाम दे दिया उस लॉजिक का, सेट्ज़ेफ रूल। सेट्ज़ेफ रूल क्या कहता है, सेट्ज़ेफ रूल यही कहता है कि जब एल्कीन फॉर्मेशन होती है तो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। से अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेफ रूल, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन is the major प्रोडक्ट, ये कहता है सेट्ज़ेफ रूल। ठीक है, ये कहता है वो सेट्ज़ेफ रूल, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर सपोज करो CH2 CH Br CH3 है और मैंने अल्कोहलिक QH के संग रिएक्शन करा दी इसकी, अल्कोहलिक QH के संग मैंने रिएक्शन करा दी इसकी। ये चीज़ें बस लॉजिकल हैं, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें लॉजिकल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो इलॉजिकल हो। ठीक है, हर चीज़ स्टेबिलिटी से डिटरमाइन होती है। मैं तुम्हारे को सबसे पहले रिएक्शन बता देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे को इसका मैकेनिज्म भी बता दूँगा। अल्कोहलिक QH रिएक्शन है, अब यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर ये अटैक करेगा, ब्रोमीन को निकालेगा और एल्कीन बननी है। तो एल्कीन किस तरीके से बनेगी, हीट होगा। तो एक एल्कीन बनने का तरीका क्या है, बीटा एलिमिनेशन, यानी बीटा से एलिमिनेशन होगी। तो जिस पोजीशन पे जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और इसके बगल में जितने भी कार्बन होते हैं वो बीटा होता है। तो ये एक बीटा ये रहा, एक बीटा ये रहा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। तो एक एलिमिनेशन यहाँ से हो सकता है बीटा 1 से, और एक एलिमिनेशन बीटा 2 से हो सकता है। सपोज करो अगर बीटा 1 से एलिमिनेशन होता है, अगर बीटा 1 से एलिमिनेशन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा। अगर बीटा 2 से एलिमिनेशन होता है तो क्या बनेगा, अगर बीटा 2 से एलिमिनेशन होता है तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्ट मेजर कौन सा बनेगा, बीटा 1 वाला प्रोडक्ट बनाए या बीटा 2 वाला प्रोडक्ट बनाए। इसी चीज़ की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आया था सेट्ज़ेफ रूल। सेट्ज़ेफ रूल बोलता है कि जहाँ ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यानी कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा बताओ, यहाँ पर इस एल्कीन के एक तरफ लगा हुआ है CH3, एक तरफ लगा हुआ है CH3, यहाँ पे दो CH3 है। एक मिनट रुको, मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो CH3 हैं और दो H हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तीन H हैं और एक C2H5 है। जबकि डेफिनेशन ने क्या बोला था, डेफिनेशन बोल रही थी कि जहाँ पे एल्काइलेटेड एल्कीन होंगे वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे दो CH3 हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही C2H5 है, तो मेजर ये बनेगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर क्या बनेगा, मेजर बनेगा ये ये होगा मेजर। ठीक है, ये वाली बात का ध्यान रखिए। अब लॉजिक सुन लो इसका, ये तो हो गया सेट्ज़ेफ के अकॉर्डिंग, सेट्ज़ेफ हो गया, ये तो सेट्ज़ेफ ने बोल दिया, हमने मान लिया, सेट्ज़ेफ के अकॉर्डिंग हो गया। पर अगर मैं इसको रूल के अकॉर्डिंग जाऊँ, कि अगर मैं इसे मैकेनिज्म के थ्रू या फिर मैं तुम्हारे को रूल के अकॉर्डिंग एक लॉजिक के अकॉर्डिंग बताऊँ, तो क्या होगा, OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, Br जो है वो एक लीविंग ग्रुप है, Br के साथ लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो हमारा इसमें जो बनेगा कार्बोकेटाइन वो किस तरीके से बनेगा, CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH3। डिपेंड करता है अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर।
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस तरीके से डिपेंड करती है, यहाँ पे हमारे पास डोनर के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 H है। किस तरीके से 2 H है, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से 2 H है कि एक H तो इस तरीके से है, यहाँ पर एक H लगा हुआ है डोनेशन के लिए, यहाँ पर इसे स्टेबल करने के लिए एक H यहाँ लगा हुआ है। तो या तो ये इस बॉन्ड ये कार्बोकेटाइन को जो है यहाँ से हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दे और कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाए, तो प्रोडक्ट बन जाए इस तरीके से। या फिर क्या हो सकता है, ये वाला इसे ही ऐसे प्रोवाइड कर दें और प्रोडक्ट किस तरीके से बन जाए, CH3 CH2 CH CH2 इस तरीके से बन जाए। तो दोनों केस में प्रोडक्ट पॉसिबल है, पर हमें यहाँ डिपेंड करना होगा, वही देखना होगा हमारे को स्टेबिलिटी पर। स्टेबिलिटी किस तरीके से देखोगे, या तो इसको किस तरीके से देख सकते हो, या तो इसे आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो। अब यहाँ पर और यहाँ पर तो आप स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर ही सकते हो, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया, और ये आपका सेड ने डायरेक्टली बता दिया बिना एक्सप्लेन करे मगजमारी करके। आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे आगे क्या बात है, आगे का चीज़ें हैं। आगे रिएक्शन जो है 12th रिएक्शन हो गई, 13th रिएक्शन देखो। 13th रिएक्शन है मेटल्स के साथ। अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं एल्काइल हाइड्राइड को, तो जो है नेम रिएक्शन है हमारी जो है एक 13th में है मेटल्स के संग रिएक्शन। मेटल्स के संग रिएक्शन में एक ये रिएक्शन तो है हमारी 13th का, ये लिख देता हूँ। पहली रिएक्शन जो है वो है हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। चलो पहली रिएक्शन है आपकी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अगर हमारे दो मॉलिक्यूल्स हमारे एल्काइल हैलाइड के हों और ये दो मॉलिक्यूल्स जो है 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन करें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर क्यों, क्योंकि रिएक्शन मॉइस्चर सेंसिटिव होती है इस तरीके से। तो ये हमारे क्या बना देगा, ये हमारी इस तरीके से एल्केन का प्रोडक्शन दे देगा। इस रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर हमारे को सिर्फ और सिर्फ एल्केन वही मिलते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, जैसे ईथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, इस तरीके से मिलेंगे, हमारे को ऑड नंबर वाले नहीं मिलते। तो यहाँ हमारे को कैसे मिलते हैं, सिर्फ इवन नंबर के मिलते हैं, ऑड नंबर के यहाँ पर हमारे को हाइड्रोकार्बन ऑक्टेन नहीं होता। ये रिएक्शन हो गई हमारी वुड्स रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। सपोज करो हेलो एल्केन रिएक्शन करते हैं इस तरीके से, हेलो एल्केन है, ये रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर इस तरीके से रिएक्शन कर देता है तो ये हमारा बन जाता है RMgX। इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये प्रिकर्सर होते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल का, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन का। अलग अलग रिएक्शन के लिए ये जो है यूज़ होता है, ये अलग अलग रिएक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। 14th रिएक्शन है हमारी, और ये लास्ट रिएक्शन है और आज के सेशन की भी लास्ट रिएक्शन है। इससे हमारा हेलो एल्केन्स खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद हमारा हेलो एल्केन्स वाइंड अप हो जाएगा, ओके। तो ये रिएक्शन जो है वो है रिडक्शन की रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। किस तरीके से रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन के लिए हमारे पास 3 रिएजेंट है। या तो H2 के साथ आप हाइड्रोजनेशन कर दो, किसके साथ, H2 के साथ निकल यूज़ कर लो, या PT यूज़ कर लो, या PD यूज़ कर लो। इन तीनों को यूज़ कर सकते हो और RX के संग ट्रीट कर सकते हो। RX के संग ये ट्रीट होंगे, ये तो क्या हो जाएगा आपका RH, इस तरीके से आपका बन जाएगा और आपका HX निकल जाएगा, मतलब आपका इससे क्या बन जाएगा, आपका एल्कीन बन जाएगा। और क्या तरीका है, अगर ये यूज़ नहीं करना तो क्या यूज़ कर लो आप, जिंक HCl यूज़ कर लो, या फिर आप रिडक्शन के लिए 10HCl भी यूज़ कर सकते हो, SnHCl भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इससे भी आप रिडक्शन कर सकते हो। तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट हेलो एल्केन्स का वाइंड अप हो चुका है। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है वो होने वाला है हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स की हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में हेलो अरीन्स वाइंड अप करके हम लोग जो उसके बाद जो क्लास होगी उसके अंदर कर लेंगे फ्रियोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, DDT और स्टीरियोकेमिस्ट्री की स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे को इसके बाद आज की क्लास के बाद 2 क्लासेस और लगेंगी मोस्ट प्रोबेबली, वरना मैक्सिमम 3 क्लासेस। तो 5 क्लासेस के अंदर इन ऑल हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पर इस तरीके से मूव कर जाएंगे।
by the end of, I think we will able to complete 3 chapters in a month, है ना। अप्रैल के अंदर हमारा 23 अप्रैल है, हमारा अप्रैल के अंदर हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स वाइंड अप हो जाएगा और अल्कोहल शुरू हो जाएगा। मई में हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी, और मई में, जून में हम लोग, जून और जुलाई के अंदर हम लोग फिजिकल ख़त्म कर लेंगे, मतलब जो जून के अंदर फिजिकल ख़त्म कर लेंगे, और इनऑर्गेनिक हम लोग जुलाई में ख़त्म कर लेंगे, मतलब मोस्ट प्रॉब्लली जुलाई तक या अगस्त तक हमारा सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद फिर हम करेंगे रिवीजन और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, चलो जी, थैंक यू वेरी मच। और फिर से मैं वही बात कहूँगा जो मैं हर बार कहता हूँ कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जल्दी ही आपके लिए CUET की भी वीडियो आने वाली है, CUET की प्रिपरेशन वगैरह से रिगार्डिंग और आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से रिगार्डिंग।